Hello everyone. Again, this is second part of the question, 1815 revolt. Okay. I hope you guys have seen the first part. Okay. So हम कहाँ पे थे? हमने रीजंस देख लिए थे. अब हम देख रहे थे कि इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट क्या था, किस चीज ने उसको ट्रिगर किया. तो ब्रोक आउट ओवर इंसिडेंट ऑफ ग्रीस कार्टिग्रेज. ठीक है. इसमें क्या था? देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि एक गोली हुआ करता था और ऐसे बारूद हुआ करता था एक डब्बे में. तो जो सिपोही सैनिक थे उनको ये दोनों चीजें लेके चलनी पड़ती थी, बारूद भी गोली भी. ऐसे पिस्टल हो गया, क्या करना पड़ता था कि इसमें पहले गोली डाल दो, ऐसे गोली आ गया, उसके बाद इसमें बारूद थोड़ा सा ऊपर से भर दो, उसके बाद एक पाइप लेके लंबा सा इसमें इसको पुश करो, ठीक है, अंदर जाके ये सेट हो जाए. लेकिन जब ये सेकंड राइफल्स हैं, जो ये न्यू इनफील्ड राइफल, इसमें क्या था कि इसमें ब्रिटिश ने क्या किया कि एक गोली बना दिया. ठीक है, सॉरी, ये गोली हो गया, इसके नीचे यहाँ पे बारूद भी हुआ करता था. ठीक है, बारूद. और इस चीज को एक क्या कहते हैं कि पन्नी से चाहे कागज से लपेट के यहाँ पे एक टोटी हुआ करती थी, टोटी. ठीक है, इसमें गोली भी हो गया, बारूद भी हो गया. इससे क्या हुआ कि अब जो सैनिक थे उनको दो डब्बे कैरी नहीं करने पड़ते थे, उनको एक ही डब्बा कैरी करना पड़ता था. उसमें दोनों चीजें होती थी. इसमें से एक पैकेट निकालो और इस जो ये ग्रिप था, टोटी था, इसको दांत से कट करना पड़ता था, क्योंकि कटेगा फिर भी खुलेगा. तो इसमें खोलने के बाद पहले एक गोली फिर से पुश करो सिमिलरली इसमें, उसके बाद ये बारूद डालो, उसके बाद लकड़ी से पुश कर दो उसको. तो हुआ क्या कि जैसे जो ये टोटी था, तो ये सेमी, मतलब कि ऐसे परमिएबल चीजों का होता था, ये जो ये ऊपर से इसमें पैक किया जाता था. तो इसमें ग्रीज लगाया जाता था. ग्रीज ग्रीज किस चीज का बनाया जाता था? ग्रीज वो था पिग. ये मतलब कि ये रूमर था, अभी तक इसको मतलब इसका कोई ऑथेंटिकेटेड जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक रूमर था कि वो होता था पिग का और बीफ का. तो पिग हो गया मुस्लिम्स के लिए और बीफ हो गया हिंदूज के लिए. ये दोनों धर्म के जो लोग सैनिक थे वो इसमें इसको नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों धर्म के अगेंस्ट था. ठीक है. और ब्रिटेन जो था उसको उसने इस चीज को लागू कर दिया था कि अब न्यू इनफील्ड राइफल यूज होंगे. तो ये काफी, ये जो ट्रिगर कॉज इसी को माना जाता है. जो न्यू इनफील्ड राइफल है उसके जो ये न्यू तरीके गोलियां आई, ये ट्रिगर पॉइंट था. बिफोर लोडिंग सिपोय हैज टू बाइट ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, ये गोलियां थी, इनको दांत से काटना पड़ता था. बट हिंदू एंड मुस्लिम सिपोय रिफ्यूज टू यूज इट. हिंदू और मुस्लिम दोनों ने रिफ्यूज कर दिया. अब हम देखते हैं इवेंट. तो हम फास्ट करते हैं कि सेकंड पार्ट में खत्म हो जाए, नहीं तो ऐसे एक्सटेंड होते जाएंगे. एक सेकंड, थोड़ा सा ये ग्लिच आ रहा है. ओके, हियर इट इज. तो सबसे पहले ये बैरकपुर में जो ये इवेंट है, ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहले इसी में हुआ था, मेरठ में. इस ये इवेंट जो था ये स्टार्ट हुआ था उड़ीसा से. उड़ीसा के बेरहमपुर में, बेरहमपुर उड़ीसा में ये हुआ था, लेकिन इसको सपर्स कर दिया गया. तो इसका जो ओरिजिन है 1857 रिवॉल्ट का, वो माना जाता है मेरठ. ठीक है, यहाँ भी हुआ बैरकपुर में, इसको भी सपर्स कर दिया गया, माइनर स्केल पे था. लेकिन जो मेरठ वाला हुआ वो सस्टेन कर गया. यहाँ के जो सैनिक थे वो थोड़े से मोटिवेटेड निकले और थोड़े ऑर्गेनाइज निकले. वो यहाँ से निकल के फिर दिल्ली गए, फिर उनने इसको इतना इजीली सपर्स नहीं होने दिया, मूवमेंट काफी आगे गया. तो हुआ क्या, यहाँ पे 24 अप्रैल को, मतलब 24 अप्रैल 1857 को 90 आदमी को, जो कि थर्ड नेटिव कैवलरी, मतलब कि घुड़सवार, थर्ड नेटिव कैवलरी समझिए कि बटालियन होता है, मिलिट्री में होगा, उसमें 90 मैन थे जो कि मेरठ में स्टेशन थे. उनने रिफ्यूज कर दिया. जो नए बंदूक थे, यू गाइस नो कि क्यों रिफ्यूज कर दिया. उसमें से 85 कुछ थे, जो 85 90 90 लोगों ने रिफ्यूज किया, तो उसमें 85 लोगों को डिसमिस कर दिया गया और उनको 10 साल के लिए जेल कर दिया गया 9 तारीख को. ठीक है,
रेस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स रिएक्टेड स्ट्रांगली एंड नेक्स्ट डे 10 मई को, 9 तारीख को उनको जेल किया गया, 10 मई को इन लोगों ने उसमें क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया। रिवॉल्ट मतलब कि अपने जो इनके कॉमरेड्स थे 85 लोगों को, इनको रिहा कर दिया जेल तोड़ के। उसके बाद ये लोग दिल्ली गए अपने कॉमरेड्स को लेके। वहाँ के जो जो मेरठ में ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनको इन्होंने गोली मार दिया। उसके बाद ये दिल्ली गए, लूट मचारी मनाई, मतलब जहाँ जहाँ वो लूट सकते थे अपना असला बारूद, बंदूक, चाहे गोली, वो सब चीज उन्होंने लूटा। ब्रिटिश ऑफिसर के बंगलों को उन्होंने जला दिया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखा गया था इसमें, क्योंकि जो ब्रिटिश का पॉलिसीज थे वो दोनों को अफेक्ट कर रहे थे। और ये ब्रिटेन के लिए एक आई ओपनर था ये रिवॉल्ट, क्योंकि इसके बाद से ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने ऐसा किया कि उसने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी ला दिया। पॉलिसी ला नहीं दिया मतलब कि ऑफिशियली नहीं लाए थे वो लोग, लेकिन उसको एडहेरली फॉलो करते थे, डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को। तो ये लोग दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह को उन्होंने अपना एम्पायर घोषित कर दिया। थिंक कि जो बहादुर शाह थे एक मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्पायर के किंग थे, लेकिन हिंदूज, मंगल पांडे, यहाँ पे नाम मेंशन आई डोंट थिंक किया है, यहाँ पे मंगल पांडे थे, उनको फांसी हुआ था। उसके बाद से ये सब चीजें, ये बैरकपुर में जो हुआ था 29 मार्च को, यहाँ पे मंगल पांडे ने रिवॉल्ट किया ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ, उनको हैंग कर दिया गया, मतलब कि फांसी लगा दिया गया। इसने एंगर क्रिएट किया था। तो ये देखिए कि मंगल पांडे जो हैं ये एक हिंदू हैं, लेकिन जो उसके बाद जो ग्रुप निकला, उन लोगों ने अपने अपने को एक मुस्लिम किंग के अंदर वो किया, मतलब कि माना कि वो हमारे लीडर है। तो ये शो करता है कि यूनिटी था उस टाइम पे, ठीक है। एंड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द हिंदूज रिलीजियस बिलीफ, जो मुस्लिम थे उस टाइम के, उनने काउ स्लॉटर को बैन कर दिया। जहां जहां मुस्लिम समाज था उनने काउ स्लॉटर को बैन कर दिया। स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट एंटायर बंगालिस के अंदर आ चुका था, होल ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में इंदौर सोल्डर ज्वाइन, इन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। ग्वालियर के ट्रूप्स ने रिवॉल्ट कर दिया। इन ईस्ट पंजाब, मैनपुरी, बुलंदशहर, ये सारे यूपी के हैं, मैनपुरी, बुलंदशहर, दानापुर, मथुरा, आगरा, लखनऊ, ये सारे मेजर सेंटर थे। मेजर यहाँ पे रिवॉल्ट का जो आग था वो एकदम ठोस था, काफी हैवी था। स्ट्रेटेजी क्या था, जो ये रिवॉल्ट जिनने किया था इनका स्ट्रेटेजी क्या था कि गवर्नमेंट को ट्रेजरी है, मतलब जहाँ पे वो लोग पैसे वगैरह स्टोर करते हैं, उसको हासिल कर लेना, ठीक है। बैरक्स एंड कोर्ट यार्ड्स वर सेट टू फायर, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे उनको जला दिया गया। प्रिजनर गेट्स वर थ्रोन ओपन, जेल की दीवारें खोल दी गई, सब लोगों को भगा दिया गया। टेलीग्राफ की लाइन थे, ये चीजों को तोड़ दिया गया। पिजन्स एंड डिस्पोज जमींदार अटैक मनी लेंडर, ये इन लोगों के मेन कल्प्रिट ये देखते थे मनी लेंडर्स को, क्योंकि ये लोग वहाँ पे पैसे देते थे उनको, हाई रेंट वसूली करके काफी, क्या कहते हैं, उनको सपर्स करते थे, उन लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करते थे। डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट फाइल्स एंड अकाउंटिंग, गवर्नमेंट की फाइल थे, अकाउंटिंग थे, रिकॉर्ड थे मनी लेंडर के। जैसे जो गांव के चौकीदार होते हैं, उन लोगों ने पैसे लिए, उनके रिकॉर्ड को ही खत्म कर दिया गया। अटैक लॉ कोर्ट्स को, मैंने बताया था कि कोर्ट्स के प्रति क्यों रिजेंट कर रहे थे लोग, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को, इन सब चीज़ों पर अटैक किया गया। ये सारे लीडर्स के नाम दिए गए हैं, आप लोग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप देख सकते हैं। हर एक जगह के अलग अलग लीडर्स थे। कानपुर के तात्या टोपे थे, नाना साहेब कानपुर, कुंवर सिंह बिहार, लाइन लक्ष्मी झांसी, ठीक है। रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ हर एक पॉइंट को, अच्छे से उसको वर्ड्स में समझा दे रहा हूँ। बस आप नोट्स को एक बार रेफर कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू होने वाला है, क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए हैं वो उसको काफ़ी इजी वर्ड्स यूज़ किए हैं। सारे एक एक वर्ड पढ़ के, एक एक वर्ड को यहाँ पे कोई भी नहीं किया गया है कि कोई भी हार्ड वर्ड किए जाए, लेकिन कुछ कुछ वर्ड हैं जो हमें करने पड़े। यूनिफाइड, कोहेसिव, ये सारे वर्ड्स डालने पड़ेंगे, नहीं डालेंगे तो हमें मेंस में मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को एक बार रेफर कीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ, लैक ऑफ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, ठीक है। जो
रिवॉल्ट करने वाले थे, उन लोगों के पास कोई यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी नहीं था। ठीक है, लिमिटेड ज्योग्राफी स्प्रेड, लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड, प्राइमरली कन्फाइंड टू दोआब रीजन, जो गंगा यमुना का दोआब है मेजरली वहां पे कन्फाइंड था। ठीक है, मेजर लाइक हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, इन लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं किया था। साउदर्न प्रोविंस जो थे, साउथ के स्टेट थे, पेनिसुलर इंडिया था। पेनिसुलर इंडिया मतलब कि साउदर्न पेनिसुलर इंडिया, उस उनने रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, लैक यूनिटी अमंग इंडियंस, ये भी एक मेजर पॉइंट था इस रिवॉल्ट का। रीजनल डिवीजन, सिपोया इन बंगाल के जो सैनिक थे उन्होंने रिवॉल्ट किया, लेकिन पंजाब वालों ने नहीं किया। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो ब्रिटेन ने क्या किया कि जब रिवॉल्ट के बाद मेजरली जो उनका हायरिंग होता था वो पंजाब से होता था। ठीक है, और साउदर्न इंडिया से होता था, क्योंकि पंजाब ने तो, पंजाब के चलो सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन साउदर्न इंडिया ने इवन ब्रिटेन को सपोर्ट किया। ओके, कम्युनिटी स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जैसे सिक्स रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग, सिख जो थे उनने इसमें ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, ड्यू टू फियर मुगल अथॉरिटी रिवाइवल, सिख जो थे वो मुगल अथॉरिटी को उतना लाइक नहीं करते थे, क्योंकि मेजर जो इन्वेजन हुए थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड से हुए थे। हर एक मुगल इन्वेजन में सबसे ज्यादा सफर कौन करता था, तो मेजर जो सफर था वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया करता था, और उसमें पंजाब तो मेजर था। ओके, सम पीजेंट्स हु बेनिफिट फ्रॉम ब्रिटेन, कुछ पीजेंट से जो बेनिफिट किया तो वो सपोर्ट नहीं किए थे। इनइफेक्टिव सेंट्रल लीडरशिप, इन लोगों ने बहादुर शाह को लीडर तो बना दिया, लेकिन बहादुर शाह एक सिंबॉलिक थे, उनने कुछ खास उनके प्रति, उनका एज ही था आई थिंक वो 80 प्लस थे जब ये इन लोगों ने उनको रिवॉल्ट के लिए बनाया, वो 80 प्लस हुआ करते थे। आप सोच सकते हैं 80 प्लस का एज का आदमी क्या ही करेगा। वेल, नाना साहब तांते टोपे, ये लोग ने अच्छा ब्रेवरी शो किया, जैसे नाना साहब तांते टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन ये लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। ठीक है, इनके पास स्ट्रेटेजी नहीं था कि इस मूवमेंट को कैसे गाइड करें, और ऊपर से ये लोग मेनली रीजनल लेवल पे लड़ रहे थे, ये लोग सेंट्रल लेवल पे नहीं थे, और सबके इंटरेस्ट अलग थे। लक्ष्मीबाई लड़ रही थी कि उनको साम्राज्य का, उनके बेटे को साम्राज्य मिल जाए, उनका जो एडॉप्टेड सन है। इन लोगों का अलग था, सबका अलग अलग इंटरेस्ट था इसमें। ऐसा नहीं था कि सब लोग का स्ट्रेटेजी यूनिफाइड है कि हमें इंडिया को आज़ाद करना है, इंडिया को आज़ाद करना है, ऐसा डोंट थिंक ऐसा कुछ था कि हमें इंडिया को आज़ाद करना है। इन लोगों के पास ऐसे थी, सब लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट कारण से लड़ रहे थे। Absence of a central authority weakened an ability to sustain the unify the revolt, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था जो इस रिवोल्ट को सस्टेन कर सके। लिमिटेड रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मैन मनी एंड मॉडर्न वेपन, ना पैसा था उनके पास, ना आदमी थे ज्यादा, ना वेपन थे। कंपैरिजन टू ब्रिटिश, ब्रिटिश उस टाइम पे काफी मॉडर्न, काफी स्टैंडर्ड हुआ करते थे। ब्रिटेन एंजॉयड स्टेपी सप्लाई ऑफ रीइंफोर्समेंट, ब्रिटेन के पास रीइंफोर्समेंट था, फंड्स थे, आर्म्स था। ठीक है, नो पार्टिसिपेशन ऑफ एजुकेटेड, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था इंडिया का उसने सपोर्ट नहीं किया, उनने इवन वेल्दी मर्चेंट का सपोर्ट किया। ठीक है, मतलब कि इनका सपोर्ट किया एजुकेटेड वेल्दी क्लास का, और ये जो सारे थे इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास प्राइमरली, वेल्दी मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड जमींदार्स ऑफ बंगाल, ये सब ने ब्रिटेन के को साइड, मतलब ब्रिटेन को सपोर्ट किया। सबके अंडर इंटरेस्ट, जैसे मिडिल क्लास जो था ये शो करता था कि जो रिवॉल्ट है लोअर क्लास का है, ये लोग जैसे कि बारबेरियंस, जैसे लो आईक्यू के लोग हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पार्टिसिपेट करेंगे तो हम इसमें खुद अपने आप को नीचे देखेंगे। उस टाइम ये लोग ब्रिटेन को सुपीरियर मानते थे कि वो लोग हायर हैं। मिलिट्री सुपेरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। एक सेकंड, ये वीडियो हमारा 14 मिनट का हो गया, हमें इसको कैसे भी इसमें ही खत्म करना है। ठीक है, सुपेरियोरिटी, मिलिट्री सुपेरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, 1857 watershed movement in the history leading to significant political, administrative and military changes, end of ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी रूल खत्म कर दिया गया। इसके बाद एक लॉ आया था 1858 का, उसको कहते हैं क्वीन प्रोक्लेमेशन, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इसको क्वीन प्रोक्लेमेशन में बोलते हैं। उसके बाद
जो कंपनी के रूल को खत्म किया गया और रूल को डायरेक्टली ब्रिटेन के गवर्नमेंट के अंदर ले लिया गया, ठीक है, क्वीन के अंदर, जिसको वहाँ का जो गवर्नमेंट था वो मैनेज करता था। गवर्नर जनरल रिप्लेस बाई वायसराय, गवर्नर जनरल रिप्लेस बाई वायसराय, इंडियन ऑफिस ऑफ एस्टेब्लिश इन लंदन, ठीक है, हेडेड बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। रिलीजियस टॉलरेंस मतलब कि जो ब्रिटेन का एडवेंचर था कि सती खत्म करना, विडो मैरिज खत्म करना, एजुकेशन देना, रिलीजन में इंटरफेरेंस करो, वो सब चीज बंद कर दिया। क्वीन ने कहा ये सब चीजें बंद, ना हम कस्टम में इंटरफेरेंस करेंगे, ना ट्रेडिशन में, ना रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, द कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया। क्वीन ने कहा कि हम एनेक्सेशन की पॉलिसी ही खत्म करते हैं, एनेक्सेशन की पॉलिसी हम खत्म करते हैं, अब कोई एनेक्सेशन नहीं होगा। राइट ऑफ इंडियन रूलर्स और फोर्सली फॉर्मली रिकॉग्नाइज, इंडियन रूलर्स के राइट थे वो रिकॉग्नाइज कर दिया गया, एनेक्सेशन को खत्म कर दिया गया। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जैसे कि जो ब्रिटेन के सोल्जर थे उनका रेशियो बढ़ाया गया। जैसे पहले दो इंडियन सोल्जर पे एक अगर ब्रिटेन का हुआ करता था, तो अब क्या किया गया कि 3 सोल्जर में 2 ब्रिटेन के किया गया, ठीक है, मतलब ये मैं आप समझाने के लिए बता रहा हूँ। और क्या किया गया कि जैसे पंजाब के लोग थे, चाहे साउदर्न लोग थे, उन लोगों ने रिवॉल्ट में ब्रिटेन का सपोर्ट किया गया था, तो जो मेजर हायरिंग शुरू हुई वो उसी एरिया से शुरू हुई, ठीक है। जो और भी जो मिलिट्री के पोजीशंस होते थे वो, जो जैसे आर्मरीज हो गया, आई थिंक आप लोगों ने आरआरआर मूवी देखा होगा, जिसने भी आरआरआर मूवी देखा होगा, रामचरण का जो मूवी आया था, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। आज जहाँ बंदूकें रखी जाती थी उसका कंट्रोल जो था वो अब ब्रिटिश के कंट्रोल, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जो उनके लॉयल्स होते थे, उनको दिया जाने लगा। इंडियन को ये पोजीशन नहीं दिया जाने लगा। आपने इस मूवी में देखा होगा, इसमें क्लियरली दिखाया गया है जो रामचरण होते हैं वो आर्मरी का कंट्रोल ही लेने की कोशिश करते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाया गया, मैंने दिखाया कैसे हिंदू मुस्लिम में काफी यूनिटी था, तो ब्रिटेन ने उसको सबसे पहले तोड़ने खत्म किया कि यूनिटी नहीं होना चाहिए, और उसके बाद से ही ब्रिटेन पॉलिसी लाया और ले जाके 1900 तक तो सारे यूनिटी खत्म ही कर दिया था। उसके बाद तो कम्युनल कम्युनल राइट्स होने लगे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम इनिशियली, लेटर उन लोगों ने, जैसे 1857 का रिवॉल्ट था, ब्रिटेन ने ऐसा पाया कि जो बहादुर शाह जफर हैं मुस्लिम से, वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो मुस्लिम के प्रति डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपनाई, लेकिन उनको लगा कि मुस्लिम को हमें बेटर ट्रीटमेंट देना होगा, कि उनको हिंदूज के खिलाफ खड़ा करना होगा, तो उन लोगों ने बाद में उसको प्रेफर करने लगे। चेंज इन पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट, कंप्लीटली पॉलिसी चेंज हो, एग्रेशन का पॉलिसी, एनेक्सेशन का पॉलिसी खत्म हो गया, रूलर को श्योर किया गया आपको ऑटोनॉमी दिया जाएगा। इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट, ब्रिटिश ने रेलवेज को एक्सपेंड किया, टेलीग्राफ को एक्सपेंड किया, पोस्टल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया, कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया जाए, कुछ कुछ स्टेप्स भी लिए गए, जैसे इंडियंस को सिविल सर्विस में उस टाइम पे आईसीएस हुआ करता था, इसमें अलाउ किया गया कि इंडियंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वीन ने अपने प्रोक्लेमेशन में डायरेक्टली कहा था कि अब इंडियंस इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया जाने लगा, जैसे कि पार्लियामेंट, उस टाइम पे जो भी एग्जीक्यूटिव थे, चाहे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा दिया जाने लगा, ठीक है। लेगेसी एंड नेशनल अवेकनिंग, दो रिवॉल्ट और सफर्स, इस रिवॉल्ट को सपर्स कर दिया गया, लेकिन इसने एक अवेकनिंग का काम किया नेशनल लेवल पे, ठीक है। ये कंक्लूजन है, आप देख सकते हैं मेंस के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, एक मिनट हम वीडियो जरा लेंथ देख लें, इट इज ऑलरेडी 20 मिनट्स। एक काम करते हैं, हम कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन 1857 पे इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं, एक थर्ड पार्ट बना के, ये सेपरेट एक, काफी थोड़ा ये लॉन्ग भी होगा, काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन है, आपको मैंने पीवे शो किया था, उसमें से आई थिंक 40% क्वेश्चन जो था वो पर्टिकुलरली बिहार के रोल पे ही था। तो हम इस नोट्स को भी थोड़ा सा इनरिच करते हैं, कुछ पिक्चर वगैरह ऐड करते हैं इसमें, फिगर्स वगैरह ऐड करते हैं, उसके बाद शो करते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। एक चीज और, जैसे मैंने ये दिखाया रिवॉल्ट, तो अगर आप जब भी क्वेश्चन मेंस का राइट करें तो आप कोशिश करें कि एक ग्राफ बना लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने एक ग्राफ बना लिया, यहाँ पे इंडिया का एक ग्राफ बना ले, एक मिनट पेन, यहाँ पे एक इंडिया का ग्राफ बना लिया,
ठीक है, यहाँ पे हम शो कर देंगे जहां जहां रिवॉल्ट हुआ था। कैसे, ये मेरठ से शुरू हुआ, फिर दिल्ली गया, पेन नहीं चल रहा है, यहाँ पे मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली गया, ठीक है, फिर इधर अवध की तरफ, लखनऊ की तरफ, बरेली की तरफ, ये सारे हम ऐसे ऐसे पॉइंट करके दिखा देंगे कहाँ कहाँ रिवॉल्ट हुआ था, कहाँ कहाँ मेजर सेंटर था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद हम एक थर्ड पार्ट लाते हैं इसका, जो कि होगा बिहार से रिलेटेड, पर्टिकुलरली बिहार पे फोकस करके। ओके, थैंक यू।